नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम सिर्फ आपको खबरें नहीं बताएंगे, बल्कि उन खबरों के पीछे की गहराई, राजनीति और रणनीति का वो सच भी उजागर करेंगे जो अक्सर हेडलाइंस में छिपा रह जाता है। आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज सिर्फ लद्दाख में लगी आग की बात नहीं होगी, बल्कि दिल्ली की चुप्पी की भी पड़ताल होगी। आज सिर्फ ट्रेड शो की चकाचौंध नहीं दिखेगी, बल्कि ये भी बताएंगे कि कैसे बीमारू राज्य कहलाने वाला उत्तर प्रदेश अब दुनिया के नक्शे पर चमकने लगा है। और सबसे बड़ी बात, 23 महीने की जेल और 104 मुकदमों के बाद जब आजम खान बाहर आए तो अखिलेश ने उनसे दूरी क्यों बनाई और अब अचानक मिलने का फैसला क्यों लिया, इन सभी सवालों के जवाब देंगे, खुलासा भी करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की राजस्थान को सौगात, 1.2 लाख करोड़ की परियोजनाओं का किया वर्चुअल उद्घाटन। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का किया उद्घाटन, सीएम योगी ने किया स्वागत। सत्ता के नशे में बीजेपी दबा रही है लोगों की आवाज, लद्दाख हिंसा पर केजरीवाल का केंद्र सरकार पर बात। बिहार में धर्मेंद्र प्रधान बने बीजेपी के चुनावी प्रभारी, केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल को भी मिली जिम्मेदारी। जीएसटी कम करना सिर्फ दिखावा, अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर करारा हमला। लद्दाख उपराज्यपाल ने लेह की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा, सतर्कता बढ़ाने का किया आह्वान। लखनऊ में तेंदुए की दहशत, कैंट और आशियाना में देखे जाने का है दावा। आर्यन की सीरीज से नाराज समीर वानखेड़े, शाहरुख पर किया मानहानि का मुकदमा। सोने की कीमत में गिरावट, चांदी हुई महंगी, 352 रुपए गिरकर 1.13 लाख रुपए पहुंचा गोल्ड। गिरावट के बाद बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 556 अंक टूटा, निफ्टी 24,900 के नीचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत के ग्लोबल विजन का नया चेहरा बन गया है। जी हां, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आज से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 न सिर्फ व्यापारियों और निवेशकों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मेगा इवेंट का उद्घाटन किया और इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी बताया। वहीं बीमारू राज्य कहलाने वाला उत्तर प्रदेश आज भारत के विकास मॉडल का नया चेहरा बनकर उभरा है। न केवल एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और उद्योगों में, बल्कि ग्लोबल ट्रेड्स और सांस्कृतिक पहचान के मामले में भी उत्तर प्रदेश अब दुनिया के नक्शे पर चमकने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का भव्य शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत हमारे छोटे उद्योग, शिल्पकार और स्थानीय उत्पाद हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। उन्होंने स्वदेशी को अपनाने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। और इसलिए भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं, वो हमें भारत में ही बनाना है। वहीं सीएम योगी ने कहा, जीएसटी सुधारों के बाद उत्तर प्रदेश में आई रौनक इस आयोजन में भी साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने बताया कि 80 देशों से 550 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खरीदार और 75 जिलों से 2250 से ज्यादा प्रदर्शक इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य, नमामि गंगे और हेरिटेज टूरिज्म में अग्रणी राज्य बन चुका है।
सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का यह तीसरा संस्करण है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समारोह में 80 देशों के 550 से अधिक बायर्स भी भाग ले रहे हैं और इसमें 2250 से अधिक एग्जीबिटर्स उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से सहभागी बनकर के ब्रांड यूपी का उत्सव पिछले साढ़े 8 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में आई औद्योगिक क्रांति, परंपरागत उद्यम को फिर से दिया गया जीवन दान, उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विविधता को भी यह ट्रेड शो यहां पर प्रतिबिंबित कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य को देश और दुनिया के सामने शोकेस करने का यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सबको प्राप्त हुआ है। इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने आज से 10 वर्ष पहले देश के युवाओं के लिए कहा था कि भारत के युवा को अब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनना होगा, उनकी स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना, युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप की जैसी स्कीम और भी ऐसी बेहतरीन योजनाएं आज हम सब के लिए एक बैकबोन का काम की है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से भी इन युवाओं को नया उद्यमी बनने के लिए की दिशा में कदम उठाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 1 वर्ष से भी कम समय में यानी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इस स्कीम को लागू किया था और अब तक 90,000 से अधिक युवा उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर इस स्कीम का लाभ ले चुके हैं। अंतिम उद्यम पंक्ति में खड़े अंतिम हुनरमंद कारीगर और हस्तशिल्पी के उत्थान के लिए अत्यंत संवेदनशील आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परंपरागत कारीगरों और हस्तशिल्पियों को पीएम विश्वकर्मा योजना उपहार में दी है। इसमें परंपरागत जो हमारे हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनका न केवल ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि टूल किट के लिए एक पैकेज भी उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें राज्य सरकार की ओर से संचालित ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के माध्यम से भी उनकी ट्रेनिंग और उन्हें टूल किट वितरण करते हुए 4 लाख से अधिक ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों को अब तक यहां पर ट्रेनिंग देकर के वोकल फॉर लोकल मंत्र को स्वदेशी का एक संकल्प देकर के हुनरमंद कारीगरों को भी एक नया बाजार उपलब्ध करवाने का यह एक प्लेटफॉर्म बना है। अब आप ये भी जान लीजिए आज की इस प्रदर्शनी में खास बातें क्या रहीं। 343 स्टॉल जिसमें उत्तर प्रदेश के अनूठे उत्पाद जैसे भदोई की कालीन, मुरादाबाद की पीतल कला, फिरोजाबाद का ग्लास वर्क, सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी, एआई मॉडल का लाइव डेमो शामिल रहे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन 25 से 29 सितंबर तक चलेगा। इस तीसरे संस्करण में 2500 से ज्यादा प्रदर्शकों के शामिल होने का अनुमान है। साथ ही 500 विदेशी खरीदार और लगभग 5 लाख आगंतुक यहां पहुंच सकते हैं। जाहिर है उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 केवल व्यापार का मंच नहीं बल्कि राज्य की क्षमता, परंपरा और भविष्य की झलक है। ये आयोजन दिखाता है कि बीमारू कहे जाने वाला उत्तर प्रदेश अब विकास, नवाचार और संस्कृति का वैश्विक केंद्र बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 29 सितंबर तक चलने वाले इस मेगा इवेंट में अगर आपने अब तक हिस्सा नहीं लिया है तो समय है, जाइए और देखिए कि एक नया उत्तर प्रदेश। खैर इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। क्या ये वही लद्दाख है जिसे हम शांत, सुदूर और अच्छा कहते थे? क्या वही लद्दाख है जिसे सबसे शांतिपूर्ण,
केंद्र शासित प्रदेश माना जाता था। और क्या यही वही लद्दाख है जिसे 5 साल पहले विकास के वायदे के साथ विशेष पहचान दी गई थी? तो फिर सवाल उठता है कि इतना गुस्सा क्यों, ये आग क्यों, और ये जैन जी की क्रांति आखिर किस मोड़ पर पहुंच गई है? जी हां, कभी भारत के सबसे शांत माने जाने वाले इलाके में शामिल लद्दाख में बुधवार को गुस्से की आग फूट पड़ी। राजधानी लेह में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर और सीआरपीएफ की एक वैन में आग लगा दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हुए। इस हिंसा के बाद लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया और इलाके में अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती भी कर दी गई। आपको बता दें, यह आंदोलन लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हो रहा है, जिसे शांतिपूर्ण कहा जा रहा था। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह आंदोलन किसी राजनीतिक चौराहे पर भटक गया है? जो आंदोलन शांति और गांधीवादी तरीके से शुरू हुआ था, वो अचानक हिंसा की लपटों में क्यों घिर गया? आपको बताते चलें, इस पूरे विरोध प्रदर्शन की अगुवाई क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक कर रहे थे, जो लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर थे। उनका कहना है कि ये गुस्सा बेरोजगारी का है और टूटे हुए वायदों का है। ये जैन जी की क्रांति है। लेकिन सवाल यह है कि क्या क्रांति आगजनी के जरिए होती है? क्या युवाओं का गुस्सा शांतिपूर्ण तरीके से नहीं निकल सकता, या फिर राजनीति ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है? वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हिंसा का ठीकरा सीधे कांग्रेस के सिर पर फोड़ दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि हिंसा में शामिल एक शख्स कांग्रेस पार्षद है। क्या राहुल गांधी इसी जन आंदोलन की कल्पना कर रहे हैं? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस ने वाकई आग लगाई या लद्दाखियों की निराशा का नतीजा है? आपको बताते चलें, लद्दाख के 97% लोग अनुसूचित जनजाति से आते हैं और यहीं से मांग उठती है कि उन्हें 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा मिले, जैसे असम, मिजोरम या मेघालय को मिलती है। यह आंदोलन सिर्फ जमीन, बेरोजगार या जंगल के अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। ये पहचान, संस्कृति और पर्यावरण की सुरक्षा की लड़ाई है। 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटा और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो वायदा किया गया था कि 6ठी अनुसूची लागू होगी, पहचान की रक्षा होगी, विकास आएगा। लेकिन अब 5 साल बीत चुके हैं, ना विधानसभा है, ना संवैधानिक सुरक्षा। ऐसे में कहा जा रहा है कि लद्दाख के लोगों का गुस्सा जायज है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद गृह मंत्रालय ने कहा है कि 6 अक्टूबर को LAB और KDA के साथ अलग मीटिंग होगी। अगर ग्राफिक के जरिए समझें कि इन प्रदर्शनकारियों के मुख्य मांगे क्या हैं, तो आपको बता दें कि इनकी 4 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें लद्दाख को अब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा दी जाए, लद्दाख में 2 लोकसभा सीटें हों, लद्दाख और कारगिल स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी में ज़्यादा अवसर दिया जाए। जाहिर है, वो लद्दाख जो बर्फ की वादियों के लिए मशहूर था, आज वहाँ आग की लपटें उठ रही हैं। जिस जमीन को भारत का मुकुट कहा जाता था, वो आज खुद ही सवाल पूछ रहा है कि क्या हमें सुना जाएगा, या जब तक कोई और अनहोनी न हो तब तक सरकार सोती रहेगी। ये सिर्फ लद्दाख की लड़ाई नहीं, ये लोकतंत्र में सुने जाने के अधिकार की लड़ाई है। और ये सवाल सिर्फ दिल्ली से नहीं, पूरे देश से है। सवाल कड़वे हैं लेकिन ज़रूरी हैं। इससे पहले कि लद्दाख का गुस्सा और गहराई तक फैले, सरकार को ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। 85 साल बाद पटना में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। अचानक बिहार की याद क्यों आ गई? ये सवाल अब भारतीय जनता पार्टी नहीं, बिहार का आम मतदाता भी पूछ रहा है। मगर कांग्रेस कह रही है कि अब की बार बिहार हमारा। दरअसल आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बिहार की राजधानी पटना में हो रही है। और ये कोई साधारण बैठक नहीं, बल्कि ये वो सियासी रणभूमि है जहां कांग्रेस 35 साल बाद वापसी का शंखनाद कर रही है।
कांग्रेस की वर्किंग कमेटी यानी कि पार्टी का सबसे ताकतवर निर्णय लेने वाला मंच, इस मंच का पटना में जुटना, वो भी तब जब बिहार में बस कुछ ही महीने बाकी हैं चुनाव की। ये महज कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि रणनीति है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस तेलंगाना मॉडल को दोहराकर बिहार की गद्दी तक पहुंचने का सपना देख रही है? जाहिर है कभी बिहार की सियासत में कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन बीते 3 दशकों में कांग्रेस ना सीट जीत सकी ना साख बचा सकी। आरजेडी की बैसाखी के सहारे जो राजनीतिक जीवन बचा था वो भी अब कांपने लगा है। मगर अब कांग्रेस कह रही है कि अब नहीं चाहिए सारा, अब खुद बनाएंगे आधार। पटना में CWC की बैठक कोई सहयोग नहीं बल्कि सुनियोजित सियासी संदेश है। कांग्रेस नेतृत्व ये दिखाना चाहता है कि वह बिहार को गंभीरता से ले रहा है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजेश राम, कन्हैया कुमार और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। बैठक में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर करीब 30 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें दलित, ओबीसी, मुस्लिम कार्ड का मास्टर स्ट्रोक, वोट चोरी बनाम वोट शक्ति का नैरेटिव, रोजगार पलायन पर बार। आपको बता दें 2023 में कांग्रेस ने तेलंगाना में CWC की बैठक की थी, फिर चुनाव जीता और सरकार बनाई। अब वही प्रयोग बिहार में दोहराया जा रहा है। राहुल गांधी अब तक बिहार के 5 दौरे, संविधान रक्षा, पासी समाज की जयंती, दशरथ मांझी के बेटे को पार्टी में जोड़ना, वोट अधिकार यात्रा सब कर चुके हैं। बस इतना ही नहीं, दलित चेहरे राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष भी बना चुके हैं और सुशील पासी को सह प्रभारी, यानी कांग्रेस ने ओबीसी और दलित को अपना नया सियासी आधार बना लिया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इतने चेहरे और यात्राएं मिलकर वो विश्वास लौटा पाएंगी जो जनता ने 3 दशक पहले तोड़ दिया था? अगली बैठक से पहले कांग्रेस खुद को कितना बदल पाती है, यही 2025 के चुनाव की असली इम्तिहान होगा। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। 23 महीने की जेल, 104 मुकदमे और सियासी तन्हाई। समाजवादी पार्टी के कद्दावर मुस्लिम नेता और राष्ट्रीय महासचिव आजम खान का राजनीतिक जीवन इस वक्त एक अहम मोड़ पर खड़ा है। लेकिन जब वह सीतापुर जेल से बाहर निकली तो सपा का कोई बड़ा चेहरा उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद नहीं था और शायद यही सन्नाटा अखिलेश यादव को अब रामपुर खींच लाया, वो भी बसपा की रैली से ठीक एक दिन पहले। जी हां, आजम खान नाराजगी सामने आने के एक दिन बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 8 अक्टूबर को रामपुर जाकर आजम खान से मिलने का फैसला लिया है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक बड़ी रैली करने जा रही है। इस रैली में कई नेता बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को आजम खान से मिलकर यह दिखाना चाहते हैं कि आजम अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं और बसपा में जाने की कोई बात नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश सीधे मिलने से पहले आजम खान के मूड को समझना चाहते हैं, क्योंकि जेल में रहते हुए आजम ने कई सपा नेताओं से मिलने से मना कर दिया था। लेकिन एक महिला विधायक के जरिए आजम और अखिलेश के बीच फोन पर बात हुई, जिसमें बात थोड़ी सामान्य हुई, जिसके बाद ही अखिलेश ने मिलने का प्रोग्राम बनाया। इस मुलाकात को सिर्फ शिष्टाचार भेंट कहना राजनीतिक मासूमियत होगी। दरअसल ये है सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद। ये तो थी आज की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरें, जहां एक और उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में चमकता नया भारत दिखा, वहीं दूसरी ओर लद्दाख की बर्फीली वादियों में उठी राजनीतिक आग ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। खैर, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के नए सवालों और नए जवाबों के साथ। नमस्कार, आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।